Hello students, I am Ghanshyam Kumar Srivastav, physics teacher for NEET and JEE। सिंपल सर्किट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो मॉड्यूल मैंने आप लोगों को दिया था उसके जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोग ध्यान से देखें। जहाँ पर थ्योरेटिकल कन्फ्यूज़न आपको लगेगा उसके लिए आप क्लास नोट्स ही देखिएगा, उसी से क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। अब आप देखें, तो ये पहला क्वेश्चन है। अब ये तो बहुत सिंपल है। इसमें दिया है एन इलेक्ट्रिक सेल स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ। जो इलेक्ट्रिक सेल है ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक सेल आता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं और यह अपने पास केमिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा केमिकल एनर्जी। अब आप देखें, जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं वही हम लेंगे, बाकी तो थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोगों ने सब पढ़ी हैं। ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू। एक सर्किट आपको दी हुई है और जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनको आप देखें। आपसे पूछा गया है करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इज 0.5 ओम, 3 ओम से पास होने वाली करंट 0.25 एम्पियर, 4 ओम से पास होने वाली करंट 0.5 एम्पियर, और ये है। अब 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको जानना है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो 2, 3 और 4 ओम से पास होने वाली करंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी के बाद आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आई का कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्किट के न्यूमेरिकल में पहले हम आई का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर हम आई कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक सेल है, यही मेन सेल होगा। सपोज करो इससे स्टार्ट होने वाली करंट आई है। अब ये आई फ्लो होती हुई पहले इस पोजीशन पर आएगी। हम नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और एच। अब बी से आई का डिवीज़न होगा। मान लो इधर से पास होने वाली करंट I1 है और इधर से पास होने वाली करंट I2 है। अब I1 फ्लो होती हुई सी पर आएगी। अब आप देखें, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर सर्किट में एक ही सेल है तो आप सेल से ड्रा होने वाली टोटल करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका फार्मूला मैंने बताया था कि करंट ड्रॉन बाय सेल। तो किसी भी सेल से ड्रा की गई टोटल करंट I इक्वल टू EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। तो सेल का EMF 9 वोल्ट है। अब आप सेल के दोनों प्लेटों के बीच R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। इस फार्मूले में जो R इक्विवेलेंट है ये सेल के दोनों प्लेटों के बीच का इक्विवेलेंट होता है। तो आप देखें, सेल के पॉजिटिव प्लेट और पॉइंट ए के बीच कोई एलिमेंट है ही नहीं,
इसीलिए पॉजिटिव प्लेट और पॉइंट ए की मीनिंग सेम मानी जाएगी। नेगेटिव प्लेट और एच के बीच कोई एलिमेंट नहीं है, तो नेगेटिव प्लेट और एच की मीनिंग या पोटेंशियल सेम माना जाएगा। अब ए और एच के बीच आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करें, तो अगर हम ए और एच को ही देखें तो हमें क्लियर नहीं होता है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ऐसे केस में जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन से सर्किट को ब्रीफ करते हुए, छोटा करते हुए चले आवें। तो आप उन दोनों पॉइंट पर कंसंट्रेट करें जिनके बीच ये क्लियर हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आप देखें सी और एफ के बीच यह कन्फर्म है कि ये तीनों सीरीज में है, तो देन 2 + 4 + 2 8, 8 और 8 का पैरेलल 4 हो गया। इन तीनों का कॉम्बिनेशन 8, फिर 8 और 8 पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 हुआ। अब इधर की यूनिट आपकी फिनिश। अब 2 + 4 + 2 8, फिर 8 8 का पैरेलल 4, अब पूरा फिनिश राइट का ये 4 हुआ। 3 + 4 + 2 9, तो 3 + 4 7 + 2 9 = 1 एम्पियर। और आपने अभी अभी ये पता किया है कि इतने का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अभी अभी आपने देखा = 8 ओम। यह आपका 4 हो, इधर का कॉम्बिनेशन 8 8 8 का पैरेलल 4, 2 + 4 + 2 8। तो अब इतने पूरे का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 है और इधर का भी 8 है, तो B से जो I डिवाइड हो रही है दो पैरेलल ब्रांचों में डिवाइड हो रही है और दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए I का इक्वल डिवीजन होगा। तो देन I1 = 1/2 और इधर से जो I2 आपकी जाएगी ये भी हाफ होगी। अब C पर आने वाली करंट है 1/2 और C पर आप ध्यान से देखें इधर का भी 8 है इधर का भी 8 है, तो दो पैरेलल ब्रांचों में डिवाइड हो रही है और दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, इसीलिए I इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इधर से पास होने वाली करंट 1/2 का हाफ 1/4 = 0.25 एम्पियर। तो ये करंट आपकी 0.25 एम्पियर हो गई। तो 4 ओम से पास होने वाली करंट 0.25 एम्पियर है। यह ऑप्शन आपको मिल गया। थ्री ओम से पास होने वाली करंट आपकी कितनी है? I है जो कि 1 एम्पियर है, तो यह ऑप्शन गलत है। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बता रहे हैं। यहाँ पर आपको केवल सर्किट का डायग्राम बनाना है और I का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है। सर्किट के न्यूमेरिकल को हम लोग कंसर्निंग थ्योरी और थोड़ा ट्रिक से ही कैलकुलेट करते हैं। I को कैलकुलेट करने के लिए हमने 4 ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी, उसी में से एक ट्रिक हमने यूज किया है। अब आप आगे चलें, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, चले आप ये भी देख लें। इस क्वेश्चन में दिया है इन द सर्किट shown the cell has EMF of 10 volt
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम। तो सेल का EMF और स्मॉल r आपको दिया हुआ है। ऑप्शंस देखें, इसमें भी 3 ओम और 4 ओम से पास होने वाली करंट आपसे पूछी गई है। तो 3 ओम से वह करंट पास होगी जो सेल से आ रही है। क्लीन करके उस पर वो सेलेक्ट पे सेलेक्ट स्क्रीन पर स्क्रीन पर अब आप देखें, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेल के पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होने वाली करंट हमने सपोज किया है I है। अब ये I फ्लो होती हुई यहाँ पर आएगी, यहाँ से I का डिवीज़न होगा। उसके लिए हम सेल के दोनों प्लेटों के बीच R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखें, इन दोनों पॉइंट के बीच ये तीनों सीरीज में हैं। तो 2 + 4 + 2 8, फिर 8 8 का पैरेलल 4। अब ये फिनिश हो गया, ये 4 हो गया। 2 + 4, अब ये तीनों सीरीज में, देन 2 + 4 + 2 8, फिर 8 8 का पैरेलल 4, ये फिनिश, ये 4 हुआ। ये तीनों सीरीज में, 3 + 4 + 2, और सेल का स्मॉल r भी दिया है। और I सेल से ड्रा की गई टोटल करंट है। तो मैंने बताया था टोटल करंट ड्रॉन बाय सेल इक्वल टू EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। EMF 10, टोटल रेजिस्टेंस 4 + 3 + 2 + 1, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। अब ये करंट आपकी 1 एम्पियर है, यहाँ से I का डिवीज़न होगा। तो इधर से पास होने वाली करंट 0.5 एम्पियर, इधर से पास होने वाली 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर करंट यहाँ पर आ गई, यहाँ से फिर I 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगी। तो इधर से पास होने वाली करंट 0.25 पे, इधर से भी पास होने वाली 0.25 पे। अब आप देखें, तो 3 ओम से पास होने वाली करंट आपकी 1 एम्पियर है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा आपको रिवाइज कराए देते हैं। जब I का कैलकुलेशन आपको हम बता रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि किसी सेल या बैटरी से ड्रा की गई टोटल करंट I इक्वल टू EMF अपान सेल के दोनों प्लेटों के बीच का R इक्विवेलेंट। तो अगर क्वेश्चन में E दिया है और सेल के दोनों प्लेटों के अक्रॉस R इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन पॉसिबल है, तब हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर EMF दिया है और दोनों प्लेटों के बीच अपोजिट डायरेक्शन से सर्किट को छोटा करते आए, R इक्विवेलेंट आपने सॉल्व कर लिया। और एक थ्योरी हमने और यूज किया है। मान लो कोई करंट I फ्लो होती हुई जा रही है और 2 पैरेलल ब्रांचों में डिवाइड हुई है। अगर दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों से पास होने वाली करंट मेन करंट का हाफ होगी, या कह लो I 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। अब आप आगे देखें,
ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, अक्सर पूछा जाता है। आप देखें तो इस क्वेश्चन में दिया है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ohm resistor due to the current flowing through it is 10 calories per second. The heat generated in 4 ohm resistor is, इसमें ये सर्किट आपको दी हुई है और सर्किट में शो किया गया है, इस ब्रांच से पास होने वाली करंट I है और नीचे वाली ब्रांच से पास होने वाली करंट 2I है। 5 ohm में डेवलप होने वाली हीट पर सेकंड आपको दी हुई है। अब कभी कभी चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि हीट प्रोड्यूस्ड, तो बहुत सारे बच्चे इसको हीट समझ लेते हैं। आप थोड़ा यूनिट को भी देखा करें। ये दिया है कैलोरीज पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड पावर होता है, तो जो ये वैल्यू आपको 10 दी हुई है ये पावर है। तो आपको 5 ohm की पावर दी हुई है और 4 ohm में डेवलप होने वाली हीट पर सेकंड आपसे पूछी गई है। ऑप्शन आप देखें, सारे ऑप्शन कैलोरी अपान सेकंड में है और कैलोरी अपान सेकंड पावर की यूनिट होती है। तो आप देखें जो दिया है उसका हम यूज करें। तो क्वेश्चन में दिया है पावर इन 5 ohm, तो जो कि I दिया है तो पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो 5 ohm से पास होने वाली करंट 2I है और रेजिस्टेंस आपका कितना है 5 है, और 5 ohm में डेवलप होने वाली पावर 10 कैलोरी पर सेकंड। तो ये वैल्यू आपकी 10 इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू I स्क्वायर, देन I स्क्वायर इक्वल टू हाफ। और आपसे पूछा गया है पावर इन 4 ohm, तो 4 ohm में डेवलप होने वाली पावर, 4 ohm से पास होने वाली करंट I का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, I स्क्वायर इक्वल टू हाफ, रेजिस्टेंस इज 4, इट इज इक्वल टू 2, यूनिट होगी कैलोरी अपान सेकेंड। अब आप देखें ये क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं है। अब कभी कभी बच्चे कहेंगे सर आपने पावर के 3 फार्मूले बताए थे, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, ये 3 फार्मूले हमने बताए थे। अब हम क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो आप सर्किट को देखें, यहाँ पर I दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। जब आपको I और R दिया है तो बट नेचुरल है आप यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको V और I दिया होता तब हम इसका यूज कर लेते, अगर V दिया होता R दिया होता तब हम इसका यूज कर लेते। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। ये सब हमने बताया ही था आपको। जो क्वेश्चन थोड़े टफ हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप देख लें। इसमें आपको दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। इन गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस सर्किट में कैपेसिटर के प्लेटों का चार्ज आप लोगों से पूछा गया है। तो
तो मैंने आपको बताया था कि अगर सर्किट कंप्लीट है तब उसे स्टेडी स्टेट सर्किट माना जाता है, और स्टेडी स्टेट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर ज्वाइन होता है उस ब्रांच से पास होने वाली करंट ज़ीरो होती है। तो चलो हम आई का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। अब आप देखें, इस ब्रांच में कैपेसिटर है, इसीलिए इस ब्रांच से पास होने वाली करंट ज़ीरो होगी। अब टोटल करंट आई इधर से पास होती हुई चली जाएगी। अब कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सर्किट में पॉइंट हमें मानना पड़ता है। तो आप मान लें ए बी सी डी ई एफ। अब इस प्लेट के लिए पॉइंट एफ हो गया, इस प्लेट के लिए एक पॉइंट हम एम मान लेते हैं, और पी डी कैलकुलेट करने के लिए आप पाथ रूल ही अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले करंट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम लूप ले लेते हैं, ए बी सी एफ ए। लेकिन ये लेने से तो गलत हो जाएगा क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर आ जाएगा। आप लूप ले लें ए बी सी डी ई एफ ए। अब आप ए से बी की ओर चलें तो -2 प्लस आई इंटू रजिस्टेंस 0.5। फिर आप चलते हुए आवे, ये रजिस्टार आपको मिला। आप आई के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। 1.5 आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू दिस इक्वल टू 4/3 एम्पियर। अब आप एफ और एम के बीच पाथ रूल अप्लाई करें तो पाथ एफ ए बी सी एम। तो स्टार्टिंग आपने एफ से लिया है तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट एफ -2 प्लस आई इंटू 0.5। फिर मूव करते हुए आए, यहाँ 4 ओम से पास होने वाली करंट 0 है, इक्वल टू वी एम। तो ये हुआ वी एफ -2 प्लस 4/3 इंटू आप नोट करें, फिर आपको हम समझा रहे हैं। अब आप देखें, अब ये सब आपको क्लियर है, आपने सॉल्व किया। वी एफ माइनस वी एम इक्वल टू 4/3।
चार्ज ऑन प्लेट्स Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, V इक्वल टू 4/3, देन Q इक्वल टू 1.33 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था। ये है तो सिंपल, लेकिन क्योंकि क्लास में नहीं बताया था तो हम डिस्कस किए देते हैं। आप देखें, आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है इन गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। इस सर्किट में R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर आपसे रजिस्टार के अक्रॉस PD पूछा गया है और उन दो पॉइंट के बीच केवल और केवल रजिस्टार है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है V इक्वल टू IR। तो आपसे R2 के अक्रॉस PD पूछा गया है, इसके लिए R2 से पास होने वाली करंट आप कैलकुलेट करें। तो पहले हम I का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप देखें, तो पहले I का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट से मान लो करंट I स्टार्ट हुई। जब I यहाँ पर पहुँचेगी तो दो ब्रांचें हैं, लेकिन इस ब्रांच में कैपेसिटर है, इसलिए इधर से पास होने वाली करंट 0 होगी। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब I का डिस्ट्रीब्यूशन करने आप जा रहे हैं तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर ज्वाइन होता है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, इसीलिए उस ब्रांच से पास होने वाली करंट 0 होती है। हमने जो थ्योरी आपको बताई थी, एक बार हम रिपीट किए देते हैं कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर अपने दोनों प्लेटों के बीच इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो देन इनफाइनाइट प्लस R3 इनफाइनाइट, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। यहाँ से पास होने वाली करंट 0 होगी, तो टोटल करंट I आपकी इधर से पास होगी। अब आप लूप अप्लाई करें। तो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर आप उस डायरेक्शन में चलें, तो -IR1 -IR2 प्लस V0 इक्वल टू 0। अब आप देखें, तो आपने लूप ABCDA फॉलो किया, देन I इक्वल टू दिस पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2।
तो PD अक्रॉस R2 इक्वल टू R2 से पास होने वाली करंट I इंटू R2। अब I की सेम वैल्यू यहाँ पुट करें तो यह आंसर आपको मिल गया। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। ये मैंने क्लास में बताया था, ये भी बताया था क्लास में, ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हो चुका है। ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ये एक सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, इसमें दिया है 2 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 0.3 माइक्रोफैरड एंड 0.6 माइक्रोफैरड respectively are connected in series. The combination is connected across a potential of 6 volt. The ratio of energies stored by the condensers will be। अब आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, दोनों के अक्रॉस टोटल पीडी आपको दिया हुआ है। पूछा गया है दोनों के ड्यू टू स्टोर की गई एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो जैसा दिया है वैसा सर्किट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। अब आप देखें, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, दोनों की एनर्जी का रेशियो पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं सभी की प्लेटों का चार्ज इक्वल होता है। तो यू के हमने 3 फार्मूले आपको बताए थे, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ QV इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 2C। अगर हम तीनों फार्मूलों को देखें तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए दोनों का Q सेम है और C आपको दिया है। तो आप कह सकते हैं कि U प्रोपोर्शनल टू 1/C सिंस Q इज सेम। अब आपसे U की वैल्यू नहीं पूछी गई है, U का रेशियो पूछा गया है। तो आप लिखेंगे U1 अपान U2 इक्वल टू C2 अपान C1। C2 0.6, C1 0.3 इक्वल टू 2। यह आंसर हो गया। आप नोट करें इसे। ये हमने बताया था सर्किट में आपको थ्योरी पढ़ाते समय। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है 2 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू द असेंबली, द चार्ज गेट्स शेयर्ड। द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर C1 टू द चार्ज ऑन द कंडेंसर C2। इसमें दिया है 2 कंडेंसर
C1 और C2 एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। चार्ज क्यों दिया जाता है? जो दोनों में शेयर हो गया है, एक पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है। आपसे चार्ज का रेशियो पूछा गया है, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, क्योंकि C1 C2 पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस PD सेम होगा। देन Q प्रोपोर्शनल टू C सिंस V इज सेम, हेंस Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2। खैर ये तो बहुत सिंपल है, आप नोट करें इसे। इसमें दिया है C1 C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पूरी असेंबली पर जो चार्ज दिया जाता है ये दोनों में शेयर हो गया है। तो शेयरिंग चार्जेस का रेशियो क्या है? क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के क्रॉस PD सेम होगा। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा इसको। A और B के बीच C इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है, तो इसमें सर्किट को आप छोटा करेंगे। ये कैटेगरी हमने मिक्स जनरल के नाम से आपको बताया था, जिसमें हम जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम सर्किट को छोटा करते हुए चले आते हैं। तो आप देखें इन दोनों पॉइंट के बीच तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का सीरीज 1, फिर 1 और 2 का पैरेलल 3, फिर 3 3 3 सीरीज 1, 1 और 2 का पैरेलल 3, फिर 3 3 3 सीरीज में 1 हो गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये हमने बताया था क्लास में, ये भी क्लास में डिस्कस किया गया है। हाँ, ये आप देख लें, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है अ सर्किट इज शोन इन द फिगर बिलो, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरेड। इसमें ये सर्किट आपको दी हुई है जो आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है, और 5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस ये 5 माइक्रोफैरेड की प्लेटों पर क्यू चार्ज आपसे पूछा गया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो लूप थ्योरम हमने बताया था उसको अप्लाई करें। वो प्रॉपर मेथड होता है लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपका देखा जाता है और प्रॉपर टाइम भी दिया जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना तो टाइम होता है ना आपका सॉल्यूशन कोई देखता है, तो इसको हम शॉर्टकट से ही करेंगे और आप ध्यान से देखें। यहाँ पर यह कंफर्म है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का PD 6 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच भी 6 वोल्ट होगा, तो इन दोनों के बीच का PD भी 6 वोल्ट ही होगा। तो हम मान लेते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच का PD V1 है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच, और इन दोनों पॉइंट के बीच का PD V2 है। अब दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के क्रॉस PD सेम होगा और V2 होगा। अगर V2 पता चल जाए तो 5 की प्लेटों का चार्ज हो जाएगा C इंटू V2। अब आप देखें ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है पैरेलल हैं, लेकिन 2 और 5 की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो 7 माइक्रोफैरेड होगी। 2 और 5 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट होगा 2 + 5। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3 और 7 सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
अब 3 और 7 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप देखें Q इक्वल टू सी वी, B इक्वल टू Q अपान C, और ये 3 माइक्रोफैरेड और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो इन दोनों के लिए Q की वैल्यू सेम होगी, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपान C, क्योंकि C सेम है। तो यहाँ होगा V1 अपान V2 इक्वल टू C2 अपान C1, और V1 प्लस V2 टोटल वोल्टेज आपका 6 है, तो 6 जो है वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। वैल्यू भी पुटअप कर दें। C2 हम इस असेंबली को मानते हैं 7, C1 3। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे मान लो रेशियो दिया है और दोनों का सम पता है, यहाँ B1 प्लस B2 हमें पता है, तो हम दोनों साइड में 1 1 ऐड कर देते हैं। ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया B1 प्लस V2 अपान V2 इक्वल टू 7 प्लस 3 10 अपान 3, और V1 प्लस V2 6, देन V2 इक्वल टू 6 इंटू 3 18 अपान 10 इक्वल टू 1.8। तो V2 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 5 माइक्रोफैरेड के क्रॉस PD 1.8 वोल्ट, तो आप कहेंगे Q ऑन 5 माइक्रोफैरेड। इसकी मीनिंग वही होती है कि चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ 5 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर की प्लेटों का टोटल चार्ज तो हमेशा 0 होता है, वह आप जानते हैं। तो Q इक्वल टू कैपेसिटी इंटू PD, तो कैपेसिटी 5, PD 1.8 इक्वल टू 9। क्योंकि C माइक्रो में है इसलिए चार्ज माइक्रो कूलम में हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होगा। नोट करें आप इसे। एयरटेल वालों का फोन। ये भी मैंने बता दिया था, ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है। अब जो कि व्हीटस्टोन है और सभी ब्रांचों की कैपेसिटी सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट C हो जाएगा। ये आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है 2 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंड इन सीरीज। द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो एक नया टर्म आया है ब्रेक डाउन वोल्टेज।
ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब होता है कि ये कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज है। इससे ज़्यादा अगर आपने दोनों प्लेटों के बीच का पीडी कर दिया तो चार्ज वहाँ से लीक होने लगेगा। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब यही है। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब है ये किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का मैक्सिमम वोल्टेज है। तो आप डायग्राम बना लें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है और C है, दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज V है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी क्या होगी? C का सीरीज C/2। लेकिन दो वोल्टेज का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड हो जाता है। अगर दो V1 V2 V3 सीरीज में है तो देन टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल वोल्टेज 2V होगा। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह आप देख लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 25 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज shown in the following circuit. A DC voltmeter read 200 volts. The charge on each capacitor is. इसमें दिया है 4 कैपेसिटर हैं और सभी की कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरड है और इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। जो वोल्ट मीटर है ये 200 वोल्ट का पीडी रीड करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। कैसे? ये मान लो वोल्ट मीटर का पॉइंट A है, ये B है। मान लो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसा हम समझाने के लिए मान लेते हैं। तो अब आप देखो, पहले और दूसरे की नेगेटिव प्लेट A से, तीसरे और चौथे की नेगेटिव प्लेट A से, पहले और दूसरे की पॉजिटिव प्लेट B से, तीसरे और चौथे की जो पॉजिटिव प्लेट है वो देखो घूम करके ऐसे आने का मतलब सब हमने बताया है B ही तो हुआ। तो आपने ये देख लिया कि चारों कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेटें A से, पॉजिटिव प्लेटें B से। अगर सारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेटें एक पॉइंट से और पॉजिटिव प्लेट दूसरे पॉइंट से हैं तब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही तो माने जाएंगे। तो चारों पैरेलल में हैं और पीडी आपको दिया हुआ है। जब चारों पैरेलल में है तो Q ऑन ईच कैपेसिटर इक्वल टू CV C25 इंटू 10⁻⁻6 V 200, ये हुआ 5000 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ऑप्शन 1 हो गया। केवल आपको ये जानना था कि ये चारों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, कई बच्चों ने पूछा भी था, ये हमने क्लास में बताया भी नहीं था। इसको आप देख लो। आप देखें इस क्वेश्चन में दिया है इन द सर्किट शोन द सेल इज आइडियल विद EMF इक्वल टू 15 वोल्ट, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 3 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये सर्किट आपको दी हुई है। आपसे कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों से पूछा गया है। मैंने आपको बार बार बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाथ रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन पाथ रूल अप्लाई करने से पहले
करंट आई का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और आई का कैलकुलेशन भी आपको करना होगा। चलो पहले हम आई कैलकुलेट करते हैं। आप देख लें, सेल के पॉजिटिव प्लेट से करंट आई स्टार्ट हुई, फ्लो होती हुई यहाँ पर आएगी, यहाँ से आई का डिवीज़न हुआ। सपोज करो इधर से पास होने वाली करंट I1, इधर से पास होने वाली करंट I2 फ्लो होती हुई यहाँ पर आई। अब यहाँ पे डिवीज़न होता, लेकिन इस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है हम मानते हैं वह लाइन चोक कर गई है या बंद हो गई है, या कह लो कैपेसिटर से पास होने वाली करंट जीरो होती है। तो जब इधर से पास होने वाली करंट जीरो है तो टोटल करंट I2 फिर इधर से पास होगी। अब इस पोजीशन पर इधर से I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, तो इनकमिंग I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग भी I1 प्लस I2 होगा। I1 प्लस I2 आई है, अब यहाँ पर आ गया। अब इधर तो कोई करंट जानी नहीं है, क्योंकि यह आपकी एक ही ब्रांच मानी जाएगी, और इस ब्रांच में कैपेसिटर होने से यहाँ तक कोई करंट नहीं होगी, तो टोटल करंट आई यहाँ से पास होगी। अब हम आई का कैलकुलेशन करते हैं, पाथ रूल अप्लाई करते हैं, उसके लिए पॉइंट आपको मानने पड़ते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। सभी वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है। तो इधर से चलें तो आप आई की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I2 इंटू R3, फिर इधर आवे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो I2 इंटू R3, फिर जब आप यस से जी की ओर चलेंगे देन यू आर मूविंग अपोजिट टू करंट तो प्लस I1 इंटू R, तो प्लस 3I1 इंटू R3, फिर जी पर आ गए, फिर आप ए पर आ गए इक्वल टू 0।
इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था। अब आप ये लूप देखें, G H D E F G, तो आप G से H की ओर चले तो -I1 × 3 -I × 3, फिर मूव करते हुए यहाँ में सेल के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर +15 = 0, 15 = 3I + 3I1। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करें, 5 = I, ये I है, ध्यान रखिएगा, I + I1। अब आप I के प्लेस पर क्या लिखेंगे, I1 + I2, तो देन I1 + I2 + I1 = 5, 2I1 + I2 = 5। और यहाँ से देखें I1 = 2I2, तो I1 के प्लेस पर आपने लिखा 2I2, इन दोनों का सम 5I2 = 5, देन I2 = 1, I1 = 2I2, तो I1 = 2 × I2, 2 × 1, और I = I1 + I2 3 एम्पियर। अब आपसे कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का PD पूछा गया है, तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का PD वही होगा जो B और C के बीच है। इसके लिए आप पाथ रूल अप्लाई करें, तो पाथ रूल हम ये ले लेंगे, BHDC, ये पाथ हम लोग ले लेते हैं। हम इस रास्ते पर नहीं आएंगे क्योंकि इस रास्ते में कैपेसिटर है। तो आप देखें, अब हम पाथ लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, लिखें कहाँ। चलो हम ये ले लेते हैं पाथ, तो B से स्टार्ट करते हैं, तो आपने क्या लिखा, VB, फिर आप डायरेक्शन में तो -I2, I2 1 × 3, फिर आप इधर चले तो -I3 × R3, फिर आप आवे यहाँ पर I0 है = VC, तो ये हुआ VV - VC = -3 - 9 12, तो आंसर आपका 12 वोल्ट हो गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप नोट करें इसे, हम समझाए देते हैं। पाथ रूल हमने ऐसे अप्लाई किया है, हमने ये पाथ लिया है, ये क्लियर है ना। तो B से स्टार्ट किया, आपने लिखा पोटेंशियल एट B, फिर आप ऐसे चले तो -I2 × 3, तो I2 की वैल्यू 1 है, 1 × 3, फिर आप H पर आ गए, H से D की ओर चले -I × R, तो I आपका 3 एम्पियर है, × R3, 3 × 3, D पर आए। अब इधर चलेंगे, लेकिन इस वायर से पास होने वाली करंट 0 है, तो इसके क्रॉस PD 0 होगा, सीधे C पर आ गए = VC। ये हमने बताया ही था क्लास में। ये तो बहुत सिंपल है, व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है। ये पूछा गया है करंट ड्रॉन बाय सेल, तो ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका इक्वल है, तो बैलेंस कंडीशन में है। तो सेल से ड्रा की गई टोटल करंट I = E/R इक्विवेलेंट, तो E 1 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 3, तो 1/3 0.33 एम्पियर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी खूब रहती है।
ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, इसमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी ज़ीरो इन द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर। इसमें दिया है एक अननोन रेजिस्टेंस x है, तो x की किस वैल्यू के लिए b और d के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है और B और D के बीच का PD तभी जीरो होता है जब ये बैलेंस कंडीशन में हो, और बैलेंस कंडीशन तब होगा जब इन दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। अब हमने आपको बताया था हम लोग इसे दो रजिस्टार नहीं मानेंगे, एक ब्रांच की हम रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू लेते हैं। तो AB ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 ओम होगा, CD का रेजिस्टेंस 1 के पैरेलल है तो 1/2 हो जाएगा। ब्रांच BC का रेजिस्टेंस 1 ओम का पैरेलल 1/2 हो जाएगा, और AD का रेजिस्टेंस सीरीज में है 6 + x होगा। तो बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो 12 × हाफ इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आपका है हाफ इंटू 6 + x। अब आप देखें हाफ हाफ कैंसिल हो गया, 12 = 6 + x, x = 6, ये आंसर हो जाएगा। आप नोट करें इसे, इससे ज़्यादा ना तो कैलकुलेशन की ज़रूरत है ना आपको लिखना है यहाँ पर। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द स्टेडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टार। तो 2 ओम से पास होने वाली करंट आपसे पूछी गई है, और नोटेड पॉइंट ये है कि इस ब्रांच में कैपेसिटर है तो यहाँ से पास होने वाली करंट 0 होगी। तो आप देखें इस यहाँ पर देखो, वैसे तो हम I कैलकुलेट करेंगे लेकिन I की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, चलो I हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से पास होने वाली करंट आपकी 0 है। अब इधर से पास होने वाली करंट I1 I2, ये डिवीज़न आपने कर लिया। अब 2 और 3 का पैरेलल क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम। और I सेल से ड्रा की गई टोटल करंट है, तो करंट ड्रॉन बाय सेल इक्वल टू EMF 6 अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच में करंट पास होगी, इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 1.2 और प्लस 2.8 इक्वल टू 6/4 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। अब I आपको पता चल गया है, I1 आपसे पूछा गया है। तो हमने बताया था कि I1 इक्वल टू मेन करंट इंटू I1 के अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपान दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम। तो I1 1.5 इंटू 3/5 इक्वल टू 0.9 एम्पियर। आप नोट करें इसे। क्या टाइम हो गया? 3:45।
तो ये सिंपल सर्किट के सॉल्यूशन का पहला वीडियो है। अब दूसरा वीडियो भी जल्दी आपको हम देंगे, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो उसमें डिस्कस हो जाएंगे। ये वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।